तो लगानी पड़ेगी। क्लियर? नहीं उधर। ओके, चलो आज मंडे क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आज के सेशन में सभी का स्वागत। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो, जिन्होंने लिंक डाली है ग्रुप पे, ऑनलाइन वाले लोग, तो वो ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ऑफलाइन वालों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पहले लिए जाएंगे, ऑनलाइन वालों के जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में लिए जाएंगे। बोलो। नाम भंडारी। ओपीडी रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें उस लेडी के इरेगुलर मेंसेस थे। उसकी हिस्ट्री जो थी, हेवी ब्लीडिंग की वजह से वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने उनको ब्लीडिंग स्टॉप होने का ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एलोपैथ्स सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो भी आप डिमांड उनके सामने रखते हो, लाइक पेशेंट इज डिमांडिंग फॉर ब्लड स्टॉप, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया पॉज देके। और उसके बाद जो भी हुआ वो हिस्ट्री लेके वो लेडी मेरे पास आई थी। तो अभी जैसे मेंसेस जो है, पहले जो अराउंड 26 टू 28 डेज का साइकिल था, वो अभी 3-3 महीने का बन गया है। वेट गेन भी हो रहा है, साथ ही साथ भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आधे आधे घंटे में भूख लगती है, और बेली फैट्स बढ़ रहा है, ऐसा उसका कहना था। सो मैंने उस बारे में जो कहा वही मैं यहाँ पे भी कहने जा रहा हूँ। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ये सोचना जरूरी है कि उससे हमको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, क्योंकि चौथा जो दोष माना है उन्होंने, वो खून को माना है और रक्त को माना है। हमेशा ब्लीडिंग घाटे की ही नहीं रहती है। दूषित रक्त जब बाहर निकलने लगता है, क्योंकि द्रवगुण की जब वृद्धि होती है, तब वो खून के माध्यम से, जहां पे फीमेल फैक्टर्स में यूटेरस सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रास्ता है ब्लीडिंग होने के लिए, वहां पर फिर 15 दिन को मेंसेस माने अर्लियर मेंसेस आने लगते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एच भी कुछ डाउन नहीं होता। हम पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं, इट इज पेनलेस। तो यहाँ पे रक्त का प्रसादन करके हमें खून को रोकना जरूरी है। स्तंभक औषधियां ना दी जाए, ऐसा शास्त्र का कहना है। लेकिन जब पॉज ली जाती है तो 100% स्तंभन ही हो जाता है। अब वो खून जो जम गया है, जो बॉडी में रोक दिया गया है, वो सभी स्रोतों में सर्कुलेट होते हुए खून और मांस से बना हुआ हर ऑर्गन उससे सफर होता है और वो शिथिल हो जाता है। अब उसी का एक पार्ट, जैसे अमाशय शैथिल्य हो गया, जहां पे अनाज तो है, माने फूड तो है,
लेकिन वो डिओडिनम में शैथिल्य के कारण उतर नहीं पाता है। तब फिर आधे आधे घंटे को भूख लगती है, 1 घंटे को भूख लगती है, हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, फिर वेट गेन होता है। शैथिल्य के कारण, व्यान की दुष्टि होने के कारण हृदय की क्रियाओं में बाधा आती है, तो उत्साह कम हो जाता है, रिएक्शंस आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। साथ ही साथ रस का नियमन न होने की वजह से ब्यूटी लॉस होता है, हेयर लॉस होता है, स्किन का ड्राइनेस होता है, पफीनेस आता है। अब इन सब चीजों को एक्चुअल हार्मोन्स देने वाले डॉक्टर हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। अब इस पूरी केस में अगर उन्होंने शायद इस तरीके से खून को रोका नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तब हमने फिर उसका जो भी प्लानिंग किया है, लघु अमन, साथ ही साथ एक्चुअल शैथिल्य की जो परिभाषा है हृदय से जुड़ी हुई, और गर्भाशय की जो परिभाषा है शुक्र से और संहनन से जुड़ी हुई, इन सब चीजों को करेक्ट करने के लिए हृदरोग, अधोग रक्तपित्त, जीर्ण ज्वर, पांडु, शोथ, इन सब में पित्त कफ संप्राप्ति की जो भी चिकित्साएं हैं, लाइक त्रिधातु गर्भ पोट्टली हमने दी है, निशा अमल की त्रिवंग शिलाजीत वाला योग भी हमने उनको दिया है, साथ ही साथ फलत्रिकादिक्वात और ये सब चीजें उन्होंने, चंद्र प्रभावटी, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मैंने दिया था। जैसे अभी महीनेवारी है तो लघु अमन तो न हो पाएगा, तो फिर हमने अनुवासन बस्ती का प्रयोजन आने वाले मेंसेस के लिए दिया है। तो यहाँ पे हम हर बार सोचते हैं कि क्या इक्वेशन बनाया जाए, तो हमें गुणों के बारे में सोचना जरूरी होता है कि किस वजह से एक्चुअली ये सब हिस्ट्री हमें देखने को मिली है। तो समझते हुए केस को ट्रीट करना एक्चुअल इजी जाता है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक अगर सोचते हैं, लाइक वेट गेन के बारे में वो कंप्लेन कर रही थी, अगर मैं उसको सिर्फ वेट गेन कंसीडर करते हुए अगर ट्रीटमेंट करूं तो शायद परफेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आयुर्वेद का वो महात्म्य है कि वो सभी गधों को पालता है। इसलिए ट्रीटमेंट में थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ तो ऐसा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा नहीं। तो इसमें रिकरेंस फैक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि रिकरेंस कब अवॉइड किया जा सकता है, जैसे मैंने उनको डाइट समझाते हुए कहा कि 2 टाइम आप खाना ले लो और बाकी टाइम आप सलाद या फिर फ्रूट्स ले लो। तो वहां पे मैंने द्रव प्रधान उष्ण जो संप्राप्ति हुई थी शैथिल्य वाली, तो शीत प्लस द्रव ऐसा गुण का यूटिलाइजेशन फलों में जो है, जो सलाड में है, लाइव फूड में है, तो उसको मैंने यूज करने की पूरी कोशिश की है। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने सब कुछ बढ़िया किया, तो फिर उसके परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट। प्रश्न अजून एकदा। अल्प कफ आणि पित्त पडलंय, जितने भी कंडीशंस एक्चुअल पेया, विलेपी और तर्पण, तर्पण जो है वो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, जहां पे शीत द्रव गुण का यूटिलाइजेशन है। कफ और पित्त जहां पे कम हो, माने द्रव गुण की कमी हो,
वात पित्त जो संप्राप्ति हो, वहां पे भी द्रवगुण की कमी हो। मदातेय जो काफी दिनों से मद्यपान करता है, उसका भी जो भी संप्राप्ति है, पित्तवातज बन जाता है, या तीक्ष्ण उष्ण गुण से मद्य के धातु का शैथिल्य आता है, तो फिर खरजुरादि मंत्र ही तो काम करेगा या तर्पण काम करेगा। ये जो पेया है, ये अग्नि संस्कार वाली चीज है, जिसमें कंटेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल अग्नि प्रदीप्ति के लिए उसको यूज किया जाता है। और जो तर्पण जो परिभाषा है वो डिहाइड्रेशन वाली थियरी है, इसलिए फिर वैसे कहा गया है। 40 years के मेल पेशेंट, थर्टी ईयर्स के मेल पेशेंट, और क्या है ये स्पुटन, एक ही स्पॉट निकालो। इकडून निकालो। विलनच दिसते। स्किन डिसीज बताया उन्होंने मोबाइल में, जहां पे हाथों के ऊपर स्पॉट्स है, उनमें ड्राइनेस है, माइल्ड ईचिंग भी है, मांसाहार व्यक्ति है, पित्त प्रधान कफ वाला प्रकृति है, ड्राइनेस, ईचिंग, पाम एरिया, ये सब इक्वेशन जो बताते हैं ये एक्चुअल आमाशय रिलेटेड ज्वर की परिभाषा है। अगर इस पेशेंट को मैं विषम ज्वरांतक लोह महासुदर्शन चूर्ण गोदंती या फिर प्लेन पटोल में गोदंती दे दूं, तिक्तक घृत का पान करा दूं, साथ ही साथ लघु मंजिष्ठादि जो सप्त धातुओं का शोधन करता है, परिपाठादि काढ़ा जो जीर्ण ज्वर पित्त ज्वर के लिए यूज किया जाता है, अविपत्तिकर या फिर त्रिवृत्तादि लेह का अनुलोमन, और काफी दिनों से जो ज्वर है जो शाखागत हो चुका है, हाथों में जाके फिर उसने ड्राइनेस किया है, तो उसके लिए अगर मैं क्षीर बस्ती दे दूं तो ये स्किन डिसीज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने मनावर है। लघु मंजिष्ठादि वात रक्त में आया है, तो सप्त धातुओं के शोधन के लिए लघु मंजिष्ठादि बेस्ट है। महामंजिष्ठादि को एक्चुअल स्किन डिसीजेस में प्रमोट किया जाता है, लेकिन मैंने लघु मंजिष्ठादि के परिणाम अच्छे देखे हैं। नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ डे पे अगर स्नेहपान करते समय तकलीफ हो, लाइक नौसिया हो, वोमिटिंग हो, वर्टिगो हो, चक्कर आना, या फिर दौर्बल्य हो, सर का भारीपन हो, अनन्य अभिलाषा हो, तो आपने उनका पाचन नहीं किया है। इसलिए बाद में क्या करना है इसकी स्टोरी बनाने की बजाय दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन ऐसा शोधन का क्रम आता है। तो यहां पर पाचन ठीक ना होने की वजह से ये दिक्कत आई है, क्योंकि अग्निमांद्य द्रवगुण की वृद्धि और उसमें स्नेहपान
ये कंडीशन एक्चुअल नौसिया क्रिएट करता है। इसलिए जो भी करना हो शोधन के बारे में हमें हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ता है। दुधारी तलवार है, बेनिफिट 101%, अगर सही ढंग से नहीं किया ड्रॉबैक 150-200%। तो उसको संवरना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि स्नेहन का उपद्रव जो भी मिलता है इट इज मोस्ट टॉक्सिक। स्त्यानता होती है उसमें, छर्दी के जितने भी ड्रॉबैक्स है छर्दी रोकने के कारण उस स्नेहन के भी ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। तो फिर उसमें पांडुत्व भी आता है और रीनल सिस्टम भी हैम्पर होता है। तो इसलिए पहले सोचना जरूरी है दीपन पाचन के बारे में। नेक्स्ट, त्याचं काय? हम्म, नाही नाही, अगोदर खूप काही असणार आहे. जॉन्डिस जो है वो एक्चुअल वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन है। दैट बच्चों इज हैविंग प्रीवियसली जॉन्डिस हिस्ट्री, उसके बाद फिर एक फीवर आया और यहाँ पे एक गांव है सिवनखेड़ जहाँ पे बैलाडोना नाम का इंजेक्टेबल दिया जाता है जानवरों का, और उसकी वजह से फिर तुरंत 5 मिनट में कुछ भी खाओ ऐसा वो सजेशन देता है। तो यहाँ पे कोष्ठगत दोष उस इंजेक्टेबल द्वारा शाखागत किए जाते हैं। कामला रसवस्त का व्याधि है और उसको अगर डील करना है तो मल या मूत्र के द्वारा करना चाहिए। इसलिए फिर अनुलोमन की परिभाषा हो या फिर बाकी चीजों के द्वारा उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन लोगों को बहुत गड़बड़ रहती है क्योंकि आंखें पीली दिखती है, एनोरेक्सिया होता है, कुछ खा नहीं पाता और हमको खिलाने की बड़ी जल्दी होती है। माने एनोरेक्सिया या फिर जो भूख ना लगना ये सिम्टम है, इट इज अ बॉडी रिएक्शन। वहां पे बाइल प्रेजेंट नहीं है इसलिए बॉडी कहती है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन अभी देखो धूप काले में, जैसे अभी समर सीजन आ रहा है, कई सारे लोग आपके ओपीडी में कंप्लेंट्स लेकर आएंगे कि मुझे भूख ही नहीं लगती। एक्चुअल टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड की डिमांड ज्यादा होती है, सॉलिड की नहीं होती है। दैट्स व्हाई देयर इज ओरल ड्राइनेस। और ओरल ड्राइनेस को क्या चाहिए? पानी चाहिए, जूस चाहिए या फ्रूट्स चाहिए, छाछ चाहिए। लेकिन लोग दे कंपेयर विथ विंटर सीजन कि मुझे पहले 4 रोटी जाती थी अभी 2 ही जा रही है। बीमार तो नहीं हूं मैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस तो नहीं रहा अभी, हम खुद ही के बारे में उलझे हुए हैं इसलिए बीमार हैं। पहले लोग इतनी तबीयत के बारे में सोचते ही नहीं थे, वो दूसरों में इन्वॉल्व थे, हम खुद में इन्वॉल्व हैं। अबाउट दैट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो जॉन्डिस का इंजेक्टेबल देने के बाद जो कोष्ठगत था वो शाखागत हो गया और फिर वो लीवर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर वो खून में चला गया। रसगत था वो रक्तगत हो गया। अब रक्तगत पित्त, रक्त पित्त, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, रक्त, रुक्ष रक्त, उष्ण रक्त, मेद, रक्त प्लस मेद, वृक्क। हमने उनका फेस देखा है उस बच्चों का जो काफी डार्क ब्लैक था, तो वो रक्त का प्रकोप है। फिर इसलिए हमने उसको प्रसाधन भी दिया है, बस्ती भी दिया है और बाकी चीजें दी है। फिर वो आगे जाके और एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया उन्होंने
और शायद वो डायलिसिस कर रहे हैं, चालू है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो मार्क देखा है। तो देखते हैं, अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम टू अस, और 15 दिन का दवाई दिया है उसको, तो 15 डेज बाद उसके परिणाम हम देखते हैं। समझ में आया बात? ओके, बोलो। BMS सेकंड ईयर शिवानी कदम। अंगुली कशाला वृक्ष झाले होते? तिची कंप्लेंट ऍक्च्युअल काय होते रे? 10 दिवसांनी मेन्सेस होते तिचे. ते 10 दिवसांना मेन्सेस म्हणजे सगळं वृक्ष होणारच की रे. इन शॉर्ट त्याच्या केसीवर तसं लिहिलंय का? नहीं, बोलो फिर क्या क्वेश्चन था? नहीं, बेसिकली वृक्ष गुण जो है धातु क्षय का है ना, तो वहां पे धातु क्षय का जो रीजन है वो इरेगुलर मेंसेस है। आफ्टर 10 डेज उसको अभी मेंसेस आ रहे हैं, तो उस वजह से एक्चुअल रक्त का क्षय हो गया, इसलिए फिर स्किन का ड्राइनेस आ गया। फिर वो अंगुली नहीं, पूरे स्किन पे ड्राइनेस है, इंक्लूडिंग हेयर्स एंड ऑल। तो उसको वो ट्रीटमेंट के साथ मैंने दाड़िम घृत भी दिया है, पित्तज पांडु कंसिडर करते हुए। बराबर है ना? नेक्स्ट, इकडे नाही ना कोणाचा आता? इकडे कोणाचं आहे? हाँ हाँ, आम्लरस रुद्य है, हृदय को जो बल प्रदान करे उसे रुद्य कहा जाता है। अब हृदय को बल किन वजह से या किन चीजों की वजह से प्रदान होता है? हृदय जो है वो शरीर और मन दोनों का स्थान है, इसलिए जो मन को प्रसन्न करे, मन को शांत करे, वो भी हृदय ही है। हृदय जो है वो द्रव गुण का स्थान है, माने कफ का स्थान है। सो द्रव गुण की वृद्धि जो भी चीजों से होती है वो भी हृदय है। प्रचुर रक्त का स्थान है, अम्ल प्रधान उष्ण गुण रक्त धात्वाग्नि वर्धक है। दूसरी बात, चलगुण हृदय का आत्मा है। सो जो चीज चलगुण को बनाए रखती है, अम्लरस रक्त के माध्यम से हृदय के चलगुण को बढ़ाता है, वो भी हृदय है। दूसरी बात, जहां पे स्त्राव बढ़े वो हृदय है। लाइक आप, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि समझो आप थक गए हो, तो जैसे मैंने समुद्र देखा वैसे मुझे थकान दूर हो जाती है, या फिर मैं चेहरे के ऊपर पानी मारूं तो भी थकान दूर हो जाती है। पानी का मुझे स्पर्श हो जाए, पीऊं भी नहीं मैं तो भी थकान दूर हो जाती है। सो द्रव गुण वृद्धि वाली जो भी बात है वो हृदय है।
एक्चुअल अम्ल रस स्पर्श में शीत है, लेकिन द्रव प्रधान उष्ण है। रक्त का प्रकोपक है हेवी मात्रा में, अल्प मात्रा में रक्त का उत्तेजक है। सो ये सभी चीजों की वजह से एक्चुअल रुद्र कार्य देखने को मिलता है। सो इन शॉर्ट, हृदय के जो भी प्रॉपर्टीज है, हृदय का जो भी संगठन है, फिजियोलॉजी है, वो सभी की सभी चीजें अगर मैं कंसीडर करूं तो फिर रुद्र आम्ल रस समझ में आता है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने इतिहास में बोली है, जो 10-20% बाकी होगी, तो वो कभी याद आए तो बोलूंगा। लाइक अवसादन कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है, इसलिए किसी का आश्वासन भी रुद्र होता है। ओके, अति स्थूल और मेदस्वी को उल्लंघन देना हो तो शिशिर ऋतु में देने के लिए कहा है। हम्म। एक्चुअल क्या है कि लंघन लाघवता के लिए होता है, और लाघवता जो है वो वायु तत्व की वजह से आती है। शिशिर ऋतु शीत होता है और रुक्ष होता है। अब मेदो वृद्धि द्रव प्रधान उष्णत्व है, और अति स्थूल भी द्रव प्रधान उष्ण गुण है। शैथिल्य के कारण हृदय के ऊपर आने वाले परिणाम मेदो वृद्धि और अति स्थौल्य में आए हैं। अभी सभी के सभी सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो हार्ट रिलेटेड वो वीकनेस है। अभी यहां पे उष्ण गुण को डिफीट करते हुए मुझे लंघन करना है, इसलिए फिर वो शिशिर ऋतु की शायद चॉइस रही होगी। बाकी ऋतुओं में ये सब दिक्कतें, और हेमंत में भी अग्नि की वृद्धि शीत वायु के स्पर्श की वजह से, और जो मेदो वृद्धि में अग्नि की वृद्धि, तो ये सब चीजें कंसीडर करते हुए उन्होंने शायद शिशिर ऋतु में कहा होगा। बेसिक प्रिंसिपल है स्थौल्य या फिर मेदो वृद्धि द्रव प्रधान उष्ण है, शिशिर ऋतु जो है वो रुक्ष प्लस शीत है, और वायु तत्व के द्वारा लाघवता लाना लंघन है। लास्ट मधुर रस केसांना नाही कर सांगितलंय, पण केस तर अस्थि धातूचा मल आहे ना, म्हणजे उपधातू, आणि अस्थि धातूच्या चिकित्सेमध्ये सांगितलं की पित्त शीत बस्ती दिली पाहिजे, किंवा मग पित्तगृह पित्तशील पान केलं पाहिजे. मग मधुर रस कसं केसांना नाही नाही, त्याचा क्वेश्चन दुसरं कोणी समजून सांगेल? तू रिपीट कर अजून एकदा. केसांना कसं हित करतो मधुर रस? पित्ताचं शमन करून. मधुर रस जर म्हणलास तू तर पित्ताचं शमन करून.
पुढचं काय होतं? नाही, ते माझं असं म्हणणं होतं की ते अस्थिस रिलेटेड आहे ना. जर अस्थि क्षय झाला तर केसांना हानी होते. मग मला वाटलं की ते तिखटरस पाहिजे केसाला, तर मधुररस कसं? ओके, थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें आपको। एक्चुअल तिक्त रस भी पित्त का शमन करता है, मधुर रस भी पित्त का शमन करता है। अबाउट अस्थिक्षय एंड खालित्य एंड पालित्य, पित्त प्रधान संप्राप्ति में तीक्ष्ण गुण बढ़ने के बाद रुक्ष गुण बढ़ जाता है, तब ये दिक्कतें आती है। सो खालित्य और पालित्य पित्त के डिसीज कहे गए हैं। अस्थिक्षय जो है वो रुक्ष गुण से रिलेटेड है। पित्त, मज्जा और रक्त इनमें साधर्म्य है, इसलिए इन सब चीजों का लोकेशन एक्चुअल ग्रहणी और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। पक्वाशयगत पित्त जो रुक्ष गुण से बढ़ता है, सॉरी, रुक्ष गुण से प्रकोपित होता है, तीक्ष्ण और उष्ण गुण की वजह से रुक्ष गुण बढ़ जाता है, वो पक्वाशयगत संप्राप्ति है, क्योंकि पक्वाधानम विशेषता वायु का वो रुक्ष गुण वहां पे बढ़ने वाला है। रुक्ष गुण को रोकने के लिए तीक्ष्ण और उष्ण गुण रुकना जरूरी है। तीक्ष्ण उष्ण गुण जो होता है वो पित्त का होता है, इसलिए फिर क्षीर प्रधान तिक्त रस जो स्निग्ध और तिक्त, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन कहा था उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष, उस गुणों के ऊपर जाता है। तो तिक्त क्षीरवस्ती जो है, जिसमें मधुर तिक्त कॉम्बिनेशन प्लस क्षीरपाक, जहां पे द्रव गुण भी आ गया, ये जो कॉम्बिनेशन है पित्त प्रधान वातज संप्राप्ति, तीक्ष्ण उष्ण गुण के कारण रुक्ष गुण, तो उसका कॉम्बिनेशन है। ये कहां पे बढ़ता है? तो वो पक्वाशय में बढ़ता है, जिसके कारण सारकिट्ट विभाजन हो नहीं पाता, या फिर रुक्ष गुण वाला होता है जो धातुक्षय करता है, और धातुक्षय के कारण सार्वदेहिक शुक्र जो स्निग्ध गुण का होता है उसमें ड्राइनेस आता है। तो वो ड्राइनेस की रिकवरी के लिए, चाहे वो डैंड्रफ हो, हेयरफॉल हो, या फिर बाल सफेद होना हो, या फिर सोराइसिस जैसी बीमारी हो जो सार्वदेहिक शुक्र के ऊपर आघात करके रुक्षण करती है, तो उसमें ये तिक्त क्षीरवस्ती इस तरीके से काम करता है। ओके, एनीथिंग एल्स? जोर हा संतर्पण विकारांना कोणी सांगितलं? अच्छा, काय म्हणलं? संतर्पण विकारांमध्ये जोर आलेला संप्राप्ती सांगा ना ज्वराची. मिथ्याराव्यराभ्याम देशाय आमाशय काहीतरी आहे ना. ज्वर संतर्पणोक्त व्याधि कैसे है, ऐसा क्वेश्चन है. एक्चुअल रसवह स्रोतस की दृष्टि है, और मिथ्या आहार और विहार की वजह से रस धातु की दृष्टि की वजह से ज्वर आता है, इसलिए संतर्पण होता है. वही अगर शुक्रक्षय की वजह से होता तो अपतर्पण होता. अभिसंगत ज्वर जो है वो कुछ अपतर्पण आता है, लेकिन अगर मैं अनुलोम गति से देखूं तो रसवह स्रोतस की दृष्टि है, इसलिए वो संतर्पणोक्त कहा गया है. ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है?
एक्चुअल दोनों जगह का माने टेस्टीज एंड द मम्स वाले ग्लैंड्स, वो दोनों का एनाटॉमी सरीका ही है। इसलिए फिर मम्स की हिस्ट्री में टेस्टीज के बारे में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोनों जगह ज्वर की जो परिभाषा है वो रक्त ज्वर है। सो ब्लीड करना ही उसका ट्रीटमेंट है। अगर वो वैसे नहीं हो पाया, सप्रेस कर दिया गया एंटीबायोटिक्स के द्वारा, तब वो पैराटाइड ग्लैंड हो या फिर टेस्टीज हो, उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और ज्वर में किसी अवयव का अगर नुकसान हो जाए तो वो परमानेंट नुकसान होता है, ऐसा ज्वर अध्याय में कहा गया है। तो ब्लीडिंग करके ही कम करें। थैंक यू। रुकते? चलो।